सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। आज की डेट में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो तो एक है, एनडीए का जो एग्जाम है वो तो एक ही है ना सबके लिए। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, आपका पेपर तो वही एक ही होगा। सीबीएसई से पढ़ो, आईसीएसई से पढ़ो, जिस भी बोर्ड से पढ़ो, पेपर अलग अलग है क्या? जोर से बोलिए। एक एनडीए का एक पेपर, क्लैट का एक पेपर, जेई का एक पेपर, नीट का एक पेपर, बैंक का एक पेपर। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, कर्नाटक से पढ़ के आओ, बंगाल से पढ़ के आओ, कहीं से पढ़ के आओ, पेपर आपका एक है। जब पेपर एक है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो तभी मिलेगी ना जब का सिलेबस एक होगा। और अल्टीमेटली कोचिंग वाले तो सबको एक ही पढ़ाते हैं। आप इंटरेस्टिंग देखो, आप 12वीं किसी भी बोर्ड से करो, सीबीएसई बोर्ड से करो, कर्नाटक से बोर्ड करो, तमिलनाडु बोर्ड से करो, जब आप फिटजी की कोचिंग करोगे, या इधर कौन सी चलती है भाई? हमारे दिल्ली में तो फिटजी बहुत चलती है, यहां भी आकाश होगा, फिटजी होगा, एलएन होगा, जो भी है। अब ये बताओ, ये एलएन, आकाश, फिटजी वाले सीबीएसई वालों को अलग पढ़ाते हैं, आईसीएसई वालों को अलग पढ़ाते हैं, एक साथ ही पढ़ाते हैं? एक साथ ही पढ़ाते। तो कोचिंग वाले भी कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम पढ़ा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ भी रही है कॉमन सिलेबस, जो पेपर आ रहा है सबके लिए आ रहा है। तो फिर ये 9वीं 10वीं 12वीं तक अलग अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है? फायदा क्या है? क्यों? अरे बेस्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ठीक है हमको ये पढ़ाना मैथ में, तो ठीक है, एक एक्सपर्ट टीम होगी मैथ की, वो भारत के सारे स्टेट बोर्ड की मैथ की किताब पढ़ लेगी, सीबीएसई किताब देख लेगी, आईसीएसई की देख लेगी, जितने बोर्ड हैं सबकी देख लेगी, सब में से 2-2 चैप्टर लेके एक नया किताब बना देगी, 50 चैप्टर के हो गए। लेकिन भारत के एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं ने हाईजैक कर लिया है। इन कोचिंग माफियाओं ने, जिनका लगभग 5 लाख करोड़ का धंधा है साल का, भारत में कोचिंग का बिजनेस कितना है? 5 लाख करोड़। इन्होंने हर राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंधक बना लिया है, दूसरे शब्दों का ये खरीद लिया है, और ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा नहीं जाएगा, और जो पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि जो पढ़ाया गया अगर वो पूछा गया तो आप अपने बच्चे को कोचिंग भेजोगे ही नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, आप कोचिंग तब भेजोगे जब आपके दिमाग में हो जाए कि भैया हमारा बच्चा कितना भी अच्छा होगा, जब तक कोचिंग नहीं करेगा तब तक क्वालिफाई कर ही नहीं सकता, तब तक नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तब तक एनडीए नहीं कर पाएगा, तब तक जो भी है एग्जाम नहीं कर पाएगा। तो आपके दिमाग में डाल दिया गया और ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई कि आप 10वीं 12वीं के साथ साथ 3-4 लाख रुपए अलग से भी दे दो। वन नेशन वन सिलेबस से कोचिंग माफियाओं की कमर टूट जाएगी। वन नेशन वन सिलेबस से स्कूल माफियाओं की कमर टूट जाएगी। ये जो 15-15 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए महीने की फीस लेते हैं, जब वही सिलेबस 200 रुपए वाले स्कूल में होगा, वही किताब होगी, वही किताब 10,000 रुपए स्कूल में भी चलेगी, तो आप 10,000 रुपए में क्या लिए पढ़ाओगे? किस लिए पढ़ाओगे? केवल एसी की हवा लेने के लिए या बढ़िया चेयर के लिए? अभी उनकी मोनोपोली है कि हमारे स्कूल में बच्चा आ जाएगा तो इंजीनियरिंग कर लेगा, हमारे स्कूल में बच्चे को भेज दो तो नीट क्वालिफाई कर लेगा। हमारी किताब ऐसी अलग है कि जो सीधे सीधे कनेक्ट है नीट से और उससे। आप समझिए भारत के मिडिल क्लास के साथ, भारत के लोगों के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है, और इस खेल में सब शामिल है। सबसे ज्यादा शामिल तो पॉलिटिशियंस हैं। कोचिंग माफिया पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को फंडिंग कर रहे हैं, उनके इलेक्शन का मैनेजमेंट देख रहे हैं, और उसका नतीजा यह है कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बंधक बना लिया गया है। और उस एजुकेशन सिस्टम के बंधक होने का दुष्परिणाम यह है कि हमारे बच्चों के अंदर खाई चौड़ी होती चली जा रही है। हमारा बेटा, हमारे ड्राइवर का बेटा अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे के दिमाग में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं तो इस स्कूल में पढ़ता हूं, और अब ड्राइवर के बेटे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं। 20,000 रुपए फीस देने वाले बच्चे के दिमाग में सुपीरियरिटी होगा कि मैं तो ये वाली किताब पढ़ता हूं, ये किताब तो किसी और स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती।
तो ये जो सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से देश का कितना नुकसान हो रहा है, हमारी संस्कृति का कितना नुकसान हो रहा है, आप इसकी कल्पना करिए। और पढ़ा क्या रहे? आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, सलमान खान, शाहरुख खान, रजनीकांत, पवन कल्याण, सबका चेहरा भी बता देगा, नाम भी बता देगा। उससे पूछो बीएन राव कौन है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, बीएन राव कौन है? सबसे पहले पिताजी से बात कर लेते हैं, बच्चों का बाद में। बुरा मत मानना, एक मैं तो कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। बीएन राव के बारे में अलादी कृष्णा अय्यर, केएम मुंशी, ये सारे हमारे संविधान बनाने वाले हैं। और हमें क्या बता दिया? केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। ये टीचिंग है। हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पता, वीएन राव के बारे में नहीं पता, केएम मुंशी के बारे में नहीं पता, अलादी कृष्णा अय्यर के बारे में नहीं पता, और यह भी नहीं पता इस संविधान निर्माता में महिलाएं भी बहुत सारी थी। आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रस्ताव आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, अमृता कौर हंसा मेहता के द्वारा आया था। संविधान सभा में बहुत सारी महिलाएं थी हमारी, उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट किया इसमें। हमें पता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या होना चाहिए, नहीं पता। रट्टू तोता बना के रखा हुआ है। फंडामेंटल राइट रट लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रट लो, फंडामेंटल ड्यूटी रट लो, 20,000 रुपए फीस के बाद वो रट्टू तोता बना हुआ है। दिमाग लगाने लायक उसको छोड़ा ही नहीं है। हाँ, एक ही लक्ष्य, कैसे भी करके इंजीनियरिंग क्वालिफाई करो, मेडिकल होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जब से ये मैकाले का एजुकेशन सिस्टम आया है, इंडियन कल्चर खत्म हो रहा है या मजबूत हो रहा है? जोर से बोलिए, आपके परिवार में। खत्म हो गया। जब तक भारत में संस्कृत भाषा प्रमुखता के साथ पढ़ाई जा रही थी, तब तक भारत की संस्कृति काफी अपनी जड़ों को साथ मजबूत बनी हुई थी। जैसे जैसे भारत की संस्कृत लैंग्वेज को हमने छोड़ना शुरू किया, तो भारत की संस्कृति भी कमजोर होती चली गई। सीधा सीधा रिलेशन संस्कृत लैंग्वेज का हमारी संस्कृति से। जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं कि हमारा क्योंकि हमारे जितने बड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है, वेद संस्कृत में है, पुराण संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, भगवत गीता तो चलिए इंग्लिश में भी आ गई है, लेकिन हमारे जितने आपके मनुस्मृति संस्कृत में है। इतना बड़ा ग्रंथ हजारों साल पहले, जब पूरी दुनिया के और जगह पे लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, नंगे घूमते थे, कच्चा मांस खाते थे, तब भारत में कोडिफाइड लॉ था। तब भारत में कोडिफाइड लॉ था जिसको मनुस्मृति कहते हैं। लेकिन आजादी के बाद इन वामपंथियों ने उसको भी इतना, उसके बारे में बदनामी कर दिया, उसके बारे में उल्टी सीधी बात लिख दिया। किसी से अच्छा पढ़ा उन्होंने भी नहीं है। बोले मनुस्मृति पढ़ा क्या? बोले नहीं, लेकिन मनुस्मृति बहुत गड़बड़ है, पढ़ा नहीं है। बोले मनुस्मृति में तो दलितों के बारे में लिखा। बोले कहां लिखा, दिखाओ। कोई कह रहा था, हमने सुना है, पढ़ा नहीं है। किस पन्ने में लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है, कौन से चैप्टर में लिखा, नहीं पता नहीं है। लिखा है जी, हमने सुना है, वो फलाने वाले कह रहे थे। मैं आपको अपने संस्कृति पे इसलिए कह रहा हूं, जब पूरी दुनिया में लोग जाहिल वाली जिंदगी जीते थे, तब भारत के पास कोडिफाइड लॉ था, एक कल्चर था, एक फिक्स फॉर्मेट था, जीवन जीने की शैली थी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 के बाद सन्यास। ये 1000 साल पहले दुनिया में कहीं था क्या? अब भारत में लाखों साल पहले, हजारों साल पहले था। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी मिनिमम एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, यूसीसी आना चाहिए, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। हमारे यहां तो हजारों साल पहले ही था। अभी सोच रहे हैं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, अभी बात हो रही लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। और हमारे देश में हजारों साल पहले इतने एग्जाम्पल हैं लड़कियों के पढ़ाने के नहीं, बल्कि बाकायदा प्रोफेसर हुआ करती थी।
गार्गी और मैत्रेयी, जिनके नाम पे दिल्ली में कॉलेज भी है, वो तो संवाद किया करती थी, शास्त्रार्थ किया करती थी। बाकी तो छोड़िए, राजा भरत के माता जी क्या नाम है? भरत के माता जी का नाम कैकेयी। कैकेयी राज्य था। हमारी परंपरा देखिए जरा, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान कैसे था। ये इक्वेलिटी जस्टिस वाला तो पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हमारे यहां नर तू नारायण नहीं था, नारी तू नारायणी थी। हमारे किसी त्योहार में लड़कों की पूजा नहीं होती है। किसकी पूजा होती है? नवरात्रि। पुराने समय में जितने भी राज्य थे, उनकी राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। कौशल राज्य तो राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र राजकुमारी सुमित्रा, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी, पांचाल की राजकुमारी पांचाली, द्रुपद की राजकुमारी द्रौपदी, इस तरीके, गंधार की राजकुमारी गांधारी। रावण ने जब अटैक किया कैकेयी पे, कैकेयी का मतलब पाकिस्तान और गंधार का मतलब अफगानिस्तान। दुर्योधन का ननिहाल भी गया, भरत का ननिहाल भी गया। जब रावण ने, अच्छा अब जरा सोचिए, रावण के पास अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था तो लंका से पाकिस्तान कैसे पहुंच गया पूरी सेना लेके? और जब उसने राजा कैकेयी को हराया तो राजा कैकेयी ने मदद मांगी। किससे मांगी? दशरथ जी से, हमारी मदद करो। राजा दशरथ जी गए अपनी सेना लेके अयोध्या से। अयोध्या से पाकिस्तान पहुंचना तो फिर भी नजदीक है। लंका से पूरा तमिलनाडु क्रॉस करते हुए, इधर पूरा कर्नाटक क्रॉस करते हुए, आगे पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। रावण ने इतना तेज अटैक किया कि एक बार तो दशरथ भी लड़खड़ा गए। रावण ने सबसे पहले अटैक किया, कैकेयी के सेनापति को मार दिया। दशरथ जो मदद के लिए गए थे वो भी मतलब संभाल नहीं पा रहे थे मोर्चा, और उधर सेनापति खत्म हो गया। तो रानी कैकेयी ने सेनापति का काम किया। अब आप कल्पना करिए, हजारों साल पहले अगर रानी कैकेयी को अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना आता था तो पूरी सेना को लीड करने के लिए कैसे मैदान में आ गई? यह साबित करता है कि हमारी बहन बेटियों को केवल शास्त्र का ही नहीं बल्कि शस्त्र का भी ज्ञान है। और रानी कैकेयी ने दशरथ जी की जान बचाई। फिर दशरथ जी ने कहा वर मांगो। आप हम कुछ बताइए, तो बाद में शादी होती है। ये इसकी पूरी। हमारे देश में चूंकि मित्र ज्योति ने भी संस्था आप दिखा रहे थे, अगर महिलाओं को पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो गांधारी, माता गांधारी शास्त्र में सभी शास्त्रों की ज्ञाता कैसे थी? सभी शास्त्रों की ज्ञाता थी। लेकिन दुर्भाग्यवश माता गांधारी की मायका, जिसको हम आज की डेट में अफगानिस्तान कहते हैं, वहां बहन बेटियां स्कूल भी नहीं जा पा रही हैं। स्कूल जाने पे उनको गोली मार दी जा रही है। कल्चर बदलता है तो ये होता है, संस्कृति बदलती है तो ये होता है। इसलिए भारत की संस्कृति को संभालना, सहेजना जरूरी है। भारत की संस्कृति अगर कमजोर हो जाएगी तो अराजकता फैल जाएगी, और दुनिया में फैल चुकी है। कुंभा काबुल हो गया, तक्षशिला रावलपिंडी हो गया, कैकेयी आपका पेशावर हो गया, पर्शिया आपका ईरान हो गया। देखते देखते जहां जहां भारत की संस्कृति कमजोर हुई है वहां अराजकता फैली है। और इसका आप वर्तमान भारत में देख लीजिए, कश्मीर में क्या हालत हुई है, बंगाल में क्या हालत हुई है, केरल में क्या चल रहा है, और आजकल मणिपुर में क्या चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ना हम केरल से सीख रहे हैं, ना बंगाल से सीख रहे हैं, ना मणिपुर से सीख रहे हैं, ना फ्रांस से सीख रहे हैं। ऐसी कौन सी सोच है जो बेटियों के कॉलेज के हॉस्टल में कैमरा रखवा रही है?
और वो अभी बेटी रख रही है। वो कौन सी सोच है? जब तक उस सोच को नहीं निकाला जाएगा तब तक भारत में एकता अखंडता स्थापित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए समय आ गया है कि कम से कम 16 साल तक देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम हो, न मदरसा न मिशनरी स्कूल, केवल भारतीय शिक्षा पद्धति हो। सब लोग पढ़े, जो पढ़े वो सब पढ़े और भारतीय संस्कृति पर आधारित हो। और उसलिए जरूरी है कि संविधान ये कहता है इक्वलिटी। तो जो किताब इक्वलिटी नहीं सिखाती है उस पर तो बैन होना चाहिए भारत में, और नहीं बैन हो तो कम से कम स्कूल में पढ़ाने पर रोक होनी चाहिए। जो किताब समस्त समस्त प्राणी को एक समान नहीं मानती, समस्त पुरुषों को एक समान नहीं मानती, पुरुष महिला को एक समान नहीं मानती, अगर वो स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो याद रखिए देश की एकता अखंडता स्थापित नहीं हो सकती। वो किताब जो दूसरों के प्रति नफरत सिखाती है, अगर वो कंटिन्यू रही, वो स्कूल जो दूसरों के प्रति नफरत सिखाते हैं अगर वो कंटिन्यू रहे तो याद रखिए अराजकता बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। आज मणिपुर जल रहा है, कल को हो सकता है कर्नाटक भी जले। आज कश्मीर फाइल बन रही है, हो सकता है कल को मैंगलोर फाइल भी बने। आज मणिपुर की फाइल बन रही है, कल को हो सकता है बिहार की फाइल भी बने। समय यह है कि हम जाग लें, सीख लें दूसरों से। फ्रांस क्यों जला? फ्रांस को जलते हुए देखा आप लोगों ने? जरा जोर से बोलिए, सबने देखा? आप जरा सोचिए वो सोच कैसी है। जिस फ्रांस ने उन नंगों को रोटी कपड़ा मकान दिया, उन जाहिलों को वहां रहने की जगह दिया, युद्ध के दौरान वो भाग के आए थे, भूखे थे, नंगे थे, कपड़ा नहीं था उनके पास, उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, उस फ्रांस को उन्होंने जलाया। ये अभी तो उनका सेकंड फेज था जलाने का, पहला फेज तो वर्ल्ड कप का फुटबॉल था। वर्ल्ड कप के फुटबॉल के दौरान सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, और ये जाहिल मोरक्को से आए हुए हैं, वहां युद्ध चल रहा था, वहां इनके पास कोई छत नहीं थी, जमीन नहीं थी, भाग भाग के फ्रांस के अंदर घुस गए। कुछ इराक से आए थे, कुछ कुर्दिश हैं, कुछ मोरक्को से आए थे। अब आप सोचो 20-25 साल पहले जहां जिसने शरण दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, उनको रहने की व्यवस्था दिया, उसी फ्रांस को जला रहे थे, तो तुमने मोरक्को को क्यों हरा दिया? अगर वो ऐसा काम कर सकते हैं तो भारत, वहां तो केवल 10 लाख के आसपास, भारत में तो 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। कल को भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया किसी मैच में, और यहां इन्होंने शुरू कर दिया तुमने बांग्लादेश को क्यों हराया? कर सकते नहीं कर सकते? अगर मोरक्को वाले फ्रांस को जला सकते हैं, तुमने मोरक्को को क्यों हराया? तो बांग्लादेश वाले भारत को नहीं जलाएंगे, तुमने बांग्लादेश को क्यों हराया? कल को म्यांमार किसी को उसमें हरा दिया, या पाकिस्तान को हरा दिया, बोले तुमने पाकिस्तान को क्यों हराया? उस सोच को मारना है। उस सोच को बचपन में ही मार सकते हैं, उस सोच को बड़े होने पर नहीं खत्म कर सकते, उस सोच को बचपन में खत्म कर सकते हैं। और खत्म करने का तरीका है वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम। 16 साल तक बच्चा कोई भी विदेशी किताब नहीं पढ़ेगा, 16 साल तक बच्चा केवल भारतीय किताब पढ़ेगा, 16 साल तक बच्चा केवल भारतीय संस्कृति को सीखेगा, 16 साल तक बच्चा केवल भारतीय परंपरा को सीखेगा, 16 साल तक बच्चा केवल भारतीय ज्ञान विज्ञान को सीखेगा। याद रखिए ये रिलीजन का इश्यू नहीं है, ये दो सोच का इश्यू है, दो संस्कृतियों का इश्यू है। ये भारत बनाम विदेशी इश्यू है, स्वदेशी बनाम विदेशी इश्यू है।